हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसके बारे में, और इसके बाद देखेंगे 1935 का भारत परिषद अधिनियम। इसको देखने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1892 का अधिनियम जो हमने इससे पहले पढ़ा था, और इसके बाद 1909 का अधिनियम पढ़ा था। तो इसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि 1892 के अधिनियम में जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों की सदस्यों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया था। वही हमने देखा कि 1909 के अधिनियम में भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों की संख्या बढ़ी थी, और इनमें काफ़ी वृद्धि हुई थी। 1600 इनकी संख्या 16 से 60 हो गई थी, 16 मिनिमम और मैक्सिमम 60। लेकिन इन्हें क्या किया गया था कि इन्हें इसके 1892 का अधिनियम था, इसमें और 1909 में क्या अंतर था? क्या केवल सदस्यों की संख्या ही बढ़ी थी या फिर और भी कुछ हुआ था? जी हाँ, 1892 का अधिनियम था उसमें हमें देखा था कि हम 1892 के अधिनियम में वोट देने का अधिकार नहीं था, बजट पर अपना संकल्प यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं था। ऊपर से दूसरा हमने ये देखा था कि इन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं था, 1892 के अधिनियम में देखा था। लेकिन 1909 के अधिनियम में इन्हें यह अधिकार प्रदान किया गया था कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय थे, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया था, यानी कि बजट पर वो अपना संकल्प रख सकते थे और अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। ये अधिकार इन्हें दिया गया था। आज हम देखने जा रहे हैं 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, और मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय थे। तो भारत सचिव और वायसराय के नाम पर रखा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको हम 1919 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। 1919 के भारत परिषद अधिनियम आने के पीछे कुछ कारण भी रहे थे, या फिर इसके पीछे कुछ घटनाएं हुई थी। जैसे स्वराज की मांग पूरी नहीं की गई थी। हमने पहले देखा था कि 1905, ये हिस्ट्री का पॉइंट है, थोड़ा सा हम डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। 1905 में जब 1905 में लगातार 1905 से यानी कि 1905 से देश में गर्मपंथियों का जो दायरा था वो बढ़ने लगा था, यानी कि अब नरमपंथियों की कम और गर्मपंथियों का प्रवेश हो चुका था। तो गर्मपंथियों में तिलक की जो राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है उनकी भूमिका दिखने लगी थी। तिलक जो थे उन्होंने लगातार मांग की थी, और 1906 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें तिलक ने और अन्य गर्मपंथी जो दल के सदस्य थे उन्होंने दादा भाई नौरोजी से कहा कि आप स्वराज की मांग रखें। तो दादा भाई नौरोजी ने जो था कांग्रेस का लक्ष्य ही स्वराज निश्चित कर दिया था, स्वराज लक्ष्य निश्चित कर दिया था 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। हमने देखा कि उसके बाद फिर 1916 की बात आती है। तो 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट आया था, जिसमें भी तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका रही थी, और इन दोनों ने ही अपनी भूमिका निभाई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, और इन्होंने स्वराज की मांग रखी थी, यानी कि होम रूल हो, लेकिन वो पूरा नहीं किया गया था। तो ब्रिटिश को पता था कि जब भारतीयों की मांग, स्वराज की मांग लगातार आ रही है लेकिन हम उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक असंतोष है, तो उनको दबाने के लिए भी 1919 का अधिनियम लाने की जो आवश्यकता पड़ी। फिर 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश की गई थी। सांप्रदायिकता कैसे बढ़ाई गई थी? 1909 का जो अधिनियम था उसका तो प्रमुख बिंदु ही सांप्रदायिकता था, क्योंकि मुस्लिमों के लिए इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की थी। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच भी उसी समय हुआ था, और 1916 के समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो 1916 का लखनऊ समझौता था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग पास पास आ गए थे, यानी कि 1907 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुसलमानों का और हिंदुओं का विभाजन हो गया था, जैसे सूरत विभाजन के नाम से जाने जाते हैं। सूरत विभाजन में केवल मुसलमानों से ही अलग नहीं बल्कि ये गर्मपंथी और नरमपंथी भी अलग हुए थे। लेकिन हमने देखा कि
1916 के लखनऊ अधिवेशन में गर्मपंथी नरमपंथी तो साथ आए ही, साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही साथ में आ गए थे, तो इसको भी कहीं ना कहीं तोड़ने की आवश्यकता थी। होम रूल लीग मूवमेंट से राष्ट्रवाद मजबूत हो गया था। तो ये सब कारण थे जिससे कि 1919 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार को लाना पड़ा ताकि राष्ट्रवाद को कैसे भी कुचला जा सके, कम किया जा सके। तो देखते हैं इसके खास पॉइंट्स। 1919 का जो अधिनियम था उसका हमने देखा कि सबसे पहले तो 1919 का जो अधिनियम है उसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, और इसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि हमारा उद्देश्य क्रमिक रूप से मतलब लगातार उत्तरदायी सरकार की स्थापना था। 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था और 1921 में लागू हुआ था। ये ब्रिटिश सरकार ने लगातार घोषणा की थी कि क्रमिक रूप से हम उत्तरदायी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए ही हम 1919 का अधिनियम लाए हैं। 1919 का अधिनियम आया और 1921 में लागू हुआ था। देखते हैं आगे इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। सबसे पहले केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई। जैसे कि आज हम देखते हैं कि सेंटर के अलग विषय होते हैं और स्टेट के अलग विषय होते हैं। सेंटर मतलब केंद्र के अलग विषय होते हैं, राज्य के अलग विषय होते हैं कानून बनाने के। ठीक उसी तरह जैसे आज चलता है, तो उस समय क्या किया गया था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए विषयों की पहचान की गई थी, विषयों की सूची बनाई गई थी और उन्हें पृथक किया गया। यानी कि केंद्र के लिए केंद्रीय विधान परिषद और प्रांत के लिए प्रांतीय विधान परिषद सूची के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया था। यानी कि केंद्रीय जो विषय थे उन पर तो केंद्र की विधान परिषद बनाएगी कानून, और जो राज्य की विधान परिषद है उस पर राज्य की केंद्र विधान परिषद बनाएगी कानून। उसके बाद प्रांतीय जो विषय हैं यानी कि केंद्र के विषय और प्रांत के विषय तो अलग कर दिए गए। केंद्र के विषय ये हो गए और स्टेट के विषय ये होगा। स्टेट के विषय को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया, जिसे हम कहते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांट दिया, जिसे हम कह सकते हैं हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय क्या होते थे? आरक्षित विषय वो विषय होते थे जिन पर प्रांत की जो विधान परिषद थी वो कानून बनाती थी, और केवल ये जो थी उन्हीं विषयों पर कानून बना सकते जो मुख्य विषय थे। मतलब मुख्य विषय आरक्षित विषय के अंतर्गत ब्रिटिश ने अपने हाथ में रखे, और हस्तांतरित विषय जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको उनके हाथ में दे दिए थे। गैर सरकारी सदस्य यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीयों के हाथ में दे दिए गए थे, जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे, और जिसमें भारतीय नहीं शामिल है वो आरक्षित विषय, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो आरक्षित विषय में रख दिए, और जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं उन्हें हस्तांतरित विषय में रख दिया, ताकि वो इन हस्तांतरित विषय पर कानून जो बनाएगा वो गैर सरकारी सदस्य यानी कि भारतीय और ब्रिटिश मिलकर बनाएंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे के अंतर्गत जो आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए थे तो उन पर केवल ब्रिटिश सरकार कानून बनाएगी। तो आरक्षित विषय पर जो गवर्नर होता था वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से काम करता था, शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। यानी कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इनसे कोई प्रश्न करने वाला नहीं था। जबकि जो हस्तांतरित विषय पर जो गवर्नर था उन मंत्रियों की सहायता से कानून बनाता था या फिर राज करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। इनके मतलब हस्तांतरित विषय जो थे उन पर उत्तरदायी सरकार थी एक तरह से, और आरक्षित विषय पर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था सरकार का, ये कह सकते हैं हम। यानी कि महत्वपूर्ण मुद्दे आरक्षित विषय के अंतर्गत सरकार ने अपने अंदर रखे थे, और हस्तांतरित विषय भारतीयों को भी शामिल किया गया था हस्तांतरित विषय में। हम ये कह सकते हैं कि तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि द्वैत शासन लागू हो गया था। इसी को हम कहते हैं द्वैत शासन। आगे देखते हैं। पहली बार देश में द्विसदनीय सरकार की व्यवस्था की गई थी। यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था जैसे कि हम आज देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि अब वायसराय निर्वाचित नहीं करेगा, अब निर्वाचन होगा एक तरह से। तो द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, और साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय का सृजन किया गया था। भारत के उच्चायुक्त क्या होता है? राजदूत जैसे होते हैं वैसे ही
जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं उनके जो राजदूत होते हैं वो उच्चायुक्त कहलाते हैं। तो लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था। भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्य उच्चायुक्त को दे दिए गए थे, उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिए गए थे। भारत सचिव क्या होता था, हमने बताया था कि भारत सचिव जो होता था भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था जो ब्रिटेन में काम करता था। तो भारत सचिव के कुछ कार्य को भारत के उच्चायुक्त को दे दिया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद जैसे कि हमने देखा था 1909 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की थी। तो अन्य जैसे समुदाय थे, जैसे सिख और भारतीय ईसाई जो थे और आंग्ल भारतीय यूरोपी ये सब मांग करने लगे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली में केवल मुस्लिमों के लिए ही नहीं, हमें भी शामिल किया जाए। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत के तहत सीटें आरक्षित कर दी गई थी। यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत को विस्तारित किया गया था। यानी कि पहले केवल मुस्लिमों को ही आरक्षण दिया जाता था पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत, अब ईसाई और आंग्ल भारतीय और सिख को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसका है जो एक वैधानिक आयोग गठित किया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने का और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी कि एक ऐसा आयोग गठित किया गया था, जैसे अगर अभी अधिनियम आ रहा है 1919 का, तो इसके ठीक 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक आयोग गठित होगा जो इसकी रिव्यू करेगा कि ये सही रहा अधिनियम या गलत रहा, या कि इसमें क्या कमियां रहीं, तो इसका ही जांच करेगा। तो एक ऐसा वैधानिक आयोग गठित किया था जिसका कार्य 10 साल बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ये था 1919 का अधिनियम। इसका लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का गठन किया गया था। यूपीएससी का गठन किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। तो 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना हो पाई थी। 1926 में इसकी स्थापना हो पाई थी। घोषणा 1919 के भारत सरकार अधिनियम में की गई थी। तो ये थे इसके खास पॉइंट्स। अब नेक्स्ट अधिनियम पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट अधिनियम है 1935 का अधिनियम। अच्छा, इससे पहले हम जो 1919 का अधिनियम है उसका जो खास बिंदु है, जो सबसे खास बिंदु है, वो एक तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार है और दूसरी बात द्वैत शासन है। द्वैत शासन कैसे कि जैसे सबसे पहले हमने देखा था केंद्रीय जो विधान परिषद होती थी तो उसके लिए अलग और विधान परिषद जो प्रांत की होती थी उसके लिए अलग, यानी कि विषयों की पहचान कर उन्हें अलग अलग कर दिया गया था। साथ में स्टेट के जो विषय थे उनको भी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांट दिया था। तो इसे ही कहते थे हम द्वैत शासन, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो ब्रिटिश ने अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार रखे थे आरक्षित विषय में, ताकि वो उन पर स्वयं कानून बनाएं, और हस्तांतरित विषय पर भारतीयों को भी शामिल किया गया था। तो इसी को हम कहते थे द्वैत शासन। तो ये प्रश्न अक्सर पूछ लेते हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा किस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन लागू किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन लागू किया गया था। अच्छा, द्वैत शासन वर्ड बहुत बार आया है हिस्ट्री में और पॉलिटी में, तो इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि द्वैत शासन का अर्थ अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होता है, तो वो किस तरह से होता है तो ये अलग से देखेंगे हम। तो अभी बढ़ते हैं आगे। भारत परिषद अधिनियम 1935 पर ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा। देखते हैं, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था किंतु बना नहीं। यानी कि पूरे भारतीय जो भारतीय राजा रजवाड़े थे उन्हें और जो ब्रिटिश द्वारा जीते गए प्रांत थे उन्हें मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जाए, ये प्रस्तावित किया गया था 1935 के अधिनियम में। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया था, क्योंकि जो देशी राजे रजवाड़े थे वो मिले ही नहीं। उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी थी, उन्होंने इनकार कर दिया भारतीय संघ में शामिल होने से, इसलिए ये बन नहीं पाया। इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियाँ। अच्छा, ये देखते हैं केंद्र और प्रांत की जो इकाइयाँ केंद्र और इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियाँ। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गईं, लेकिन संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। देशी रियासतों में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो हमने देखा था कि जैसे 1919 के अधिनियम द्वारा
क्या किया गया था, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के अलग अलग विषय की सूची तैयार की गई थी कि इन पर कानून केंद्र की विधान परिषद बनाएगी, इन पर प्रांत की विधान परिषद बनाएगी। लेकिन उसमें कहीं भी हमने ये देखा नहीं था, जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो सूचियाँ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन 1919 के अधिनियम में हमने देखा था कि समवर्ती सूची की कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। 1935 के अधिनियम में लेकिन समवर्ती सूची की यहाँ चर्चा की गई है। जो विषय थे वो 3 भागों में बांट दिए गए थे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और शक्तियों का बंटवारा इन्हीं 3 सूचियों के आधार पर किया गया था। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो वायसराय को दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं वो हम देखेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जिनका डिस्कशन कहीं भी नहीं है, ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। तो ऐसी शक्तियाँ जो उसका डिस्कशन है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं वायसराय के पास हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, भारतीय संघ बनाने की घोषणा की गई थी कि प्रस्ताव रखा गया था कि भारतीय संघ हो एक, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि देशी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। आगे देखते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया था। 1919 के अधिनियम में हमने जो देखा था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, उनको द्वैत शासन कहते हैं। तो प्रांतों में द्वैत शासन जो हुआ था वो 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यानी कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय अब होंगे ही नहीं, अब एक ही विषय होंगे जिन पर सभी मिलकर कानून बनाएंगे। तभी हम कह सकते हैं कि प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित हुई थी। गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना होगा। गवर्नर जो था अब मंत्रियों के प्रति, यानी कि मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा, और एक तरह से उत्तरदायित्व हो गया उसका। यानी कि 1937 में शुरू यह व्यवस्था 1939 में समाप्त हो गई। अच्छा, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि द्वैत शासन समाप्त हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय थे अलग अलग, वो खत्म कर दिए गए थे, और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना होता था। यानी कि अब आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय नहीं है, तो फिर उन्हें उत्तरदायित्व देना पड़ता था। यानी कि कोई भी काम गलत होगा तो उन्हें अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एक तरह से निभानी पड़ती थी। 1939 में ये जो प्रणाली शुरू हुई थी वो 1939 में समाप्त हो गई थी, क्योंकि कुछ कारण ऐसे रहे थे कि जो 1937 में सरकार चुनकर आई थी वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और 1939 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, इस कारण से ये चल नहीं पाई। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया था। हमने देखा था प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया था। संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त कर दिया गया। जैसा कि प्रांत में हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन द्वारा प्रांतीय जो विषय थे उनको हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय में विभाजित कर दिया था। सेम उसी तरह अब प्रांत में तो हटा दिया गया, वो केंद्र में लागू कर दिया गया उस तरह की प्रणाली। लेकिन यह कभी लागू ही नहीं हो पाया। प्रस्ताव तो रखा गया, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ तो आपको भी पता है, क्योंकि भारतीय संघ का ही निर्माण नहीं हो पाया, तो केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण सही से नहीं हो पाया। आगे देखते हैं। जब 1935 का अधिनियम आया था तो 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में चुनाव हुए थे। 1937 में जो सरकार चुन के आई थी चुनाव द्वारा, तो उनमें से 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब जिसमें जो हमने देखा था कि केंद्रीय विधान परिषद थी वो 2 भागों में बट गई थी, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य जो हम देखते हैं आजकल राज्यसभा और लोकसभा, तो इस तरह के द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी 6 राज्यों में। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। तो इनमें इन राज्यों में की गई थी बंगाल में, बिहार में, बम्बई में, संयुक्त प्रांत में, मद्रास में और असम में। तो इसका हमें याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है 11 में से 6 राज्यों में थी द्विसदनीय व्यवस्था। लास्ट 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। इसी अधिनियम द्वारा भारत परिषद समाप्त कर दिया गया था। भारत परिषद जो 1858 के अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था। भारत परिषद क्या होता था आपको भी पता है, बताया गया था हमने। भारत परिषद जो भारत से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी होता था, भारत सचिव, उसके लिए होती थी ये भारत परिषद, तो ये समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत परिषद को समाप्त करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत परिषद भारत से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी होता था ब्रिटेन में, तो वो समाप्त कर दिया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी।
संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में। 1935 के अधिनियम द्वारा ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रांतीय सेवा आयोग यानी कि हम कह सकते हैं कि PSC प्रांतीय सेवा आयोग, यानी कि आज हम कहते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे UPSC क्या होता है, केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन ये क्या है, प्रांतीय संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना और साथ ही संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा। संयुक्त लोक सेवा क्या होता है, JPSC, ये हम आगे पॉलिटी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे सभी। तो ये था 1935 का अधिनियम। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लाएंगे। जितने भी अधिनियम थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम तक, इन सभी एक्ट्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन, उसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।